से लेकर के और अब तक सामाजिक न्याय की जब ये लड़ाई हम लड़ रहे थे, 2007 में जब ये ओबीसी आरक्षण आया उच्च शिक्षा में, लागू विश्वविद्यालय में 2013-14 में किया गया। मित्रों, हमारे खिलाफ जाने वाले भी ओबीसी के ही लोग थे। सर, ओबीसी के लोग ही मेरे खिलाफ, मैं ओबीसी के SC/ST ओबीसी के लिए आरक्षण के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन डाली। ओबीसी के एक वर्ग ने, केवल एक वर्ग ने, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं नाम खुल के कह सकता हूं, यादव समाज ने मेरी पूरी हेल्प की, लेकिन दूसरा समाज कोई नहीं कहा। पैसा इकट्ठा करके दिया कि आपको जितना पैसा चाहिए, लेकिन मैंने कहा पैसा जो है मुझे नहीं चाहिए, कोर्ट में आपकी उपस्थिति चाहिए। केवल एक यादव वर्ग को छोड़कर दूसरे तमाम सारे ओबीसी के वर्ग मेरे कोर्ट में खिलाफ खड़े हुए थे। मैं अकेला खड़ा होता था और मेरे साथ एक डॉक्टर KP सिंह यादव वो खड़े होते थे, बाकी सारे के सारे खिलाफ खड़े होते थे। और आज आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी की एकता चाहिए। एक और सवाल, आरक्षण जब लागू हो गया, अवधेश भाई जी भी है यहां पर, सूरज जी भी है, नए नए ग्रुप बन गए उन जातियों के विश्वविद्यालयों के अंदर। अरे यार, यादव क्यों आ रहा है इसमें प्रोफेसर बनने? लड़ाई तो जो लड़ेगा वही तो आगे आएगा ना। पिटाई तो यादव खाए और उसके बाद सोचे कि कुशवाहा या शाह या दूसरे आ जाए। क्यों? उनकी अलग अलग मीटिंग होती है दूसरे समाज की, ओबीसी के, कि ये नहीं आने चाहिए। जो समाज पैसा भी देगा, जो समाज सड़क पे भी आएगा, जो समाज लड़ाई लड़ेगा और जो समाज गाली भी खाएगा, उसके लिए तो जो है आप खड़े नहीं होते। और आज यही बात मैंने 92 में कही थी, जिसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाला गया था, कि एयर कंडीशन में जो है बैठ करके हम पिछड़े वर्ग की बात कर ले और कॉलर हमारे बढ़िया हो, सुंदर हो, टाई वाई लगा करके हम बैठ जाए, रोड पर हम जाए नहीं, चिल्लाए नहीं। क्या हालत हो रही है ये आप सब जानते हैं। एयर कंडीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जितनी भी चर्चाएं परिचर्चाएं होती है वो केवल एयर कंडीशन में होती है और एयर कंडीशन में ही समाप्त हो जाती है। रोड पर कोई नहीं जाना चाहता। जब रोड पर हम निकलते हैं, आप ये कहेंगे कि अभी कह रहे थे कि ओबीसी में प्रोफेसर नहीं है। मेरे पास डाटा है पूरे इंडिया का, मैंने लगभग ये है 150 विश्वविद्यालयों में जा जाकर के वो डाटा इकट्ठा किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डाटा है, ओबीसी का कोई प्रोफेसर नहीं है। पहली बार जब यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर थोराट बनाए गए थे, एक मेंबर बनाया गया था योगेंद्र यादव जी को, और पहली बार उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन योगेंद्र यादव जी का किसी ने साथ नहीं दिया। ये भी है तय। यदि कोई आता है, उस कहते हैं यार यादवों को मिलेगा, ये हमारी बड़ी वो है, एक ही वर्ग आ जाएगा, यार कोई नहीं जाता। कोई भी व्यक्ति, जब हमारे समाज का कोई व्यक्ति कमीशन में बन जाता है या यूजीसी में कहीं वो बन जाता है या शिक्षा मंत्रालय में बन जाता है, तो हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम उनसे मिलकर के आए। योगेंद्र यादव जी बोले कि यार सुमन जी, आप ही के अलावा यहां कोई आता ही नहीं है। ओबीसी की बात आप ही करते हो, SC की भी आप बात करते हो। आज आप ये देखिए, 2007 से उच्च शिक्षा में आरक्षण है, लेकिन प्रोफेसर में आज तक नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर में आज तक नहीं है। यहां तक कि विश्वविद्यालयों में ओबीसी छात्रों का हॉस्टल में रिजर्वेशन नहीं है। अभी मेरे ही गांव की है, बड़ी बहन है सुषमा यादव जी, अपने यहां जितना उनसे हो सकता है, अपने यहां कई जो है ओबीसी प्रोफेसर लगाया पहली बार। कम से कम ताली तो बजा दीजिए। यादव नाम से कुछ हुआ है? मेरे गांव की है, मेरी बड़ी बहन है,
अपने यहां ओबीसी लगाए, ठोक करके लगाए। जो जहां व्यक्ति होता है वो लगाता है, ऐसा नहीं है मैं हूं मैंने नहीं लगाए हैं, अपने यहां लगाए हैं। और मुझसे लोग ये कहते हैं कि तुमने जो है ये क्यों लोग लगा दिए जो कि आपके काम नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, काम भले नहीं आए, लेकिन कम से कम उपस्थिति तो होनी चाहिए। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर 1167 विश्वविद्यालय है सर, 5 वाइस चांसलर है ओबीसी की, 5 की। ये सवाल कौन पूछेगा? संसद में कौन है? आप कहते हो जो हमारी संख्या इतनी है, SC ST की भी 131 सांसद है, लेकिन वे सबके सब मरे हुए सांसद है, वे किसी न किसी पार्टी से बंधे हुए हैं। उनको अगली बार टिकट लेना है। लेकिन क्या, मैं सवाल करता हूं, क्या आपने भी टिकट लेना है क्या? यदि आपने टिकट नहीं लेना तो उन सांसदों के घरों पर जाके कुछ तो आप करिए। आपने बनाया ना, उनको बनाया, हम लोगों ने बनाया है, हमारी फोटो से वो बने हैं। लेकिन जीतने के बाद वो तो ये कहता है कि मैं तो इस पार्टी का वो हूं, मुझे पार्टी ने बनाया है, मुझे यादव जी ने, जस्टिस साहब ने, ऐश्वर्या जी ने, कमीशन ने नहीं बनाया। अरे समाज ने आपको बनाया है। समाज के लोग अगर वहां वो सीट आरक्षित नहीं होती तो आप कैसे बन जाते? हमें मिल पाया है, जबकि हमें सोचनी चाहिए जब हमारा रिजर्वेशन नहीं था तब भी जनरल के रूप में हम जो है पिछड़े वर्ग 10% तक हमारी पहुंच थी। तो 10% वो और 27% जो ये, तो कम से कम जो है 37% हमारी रिजर्वेशन ग्रुप A, B, C, D सब जगह होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका कारण क्या था? तो कारण जो है हमने एज ए एम्प्लॉय देखा कि वजह क्या है। तो इसका हम कई चीज देखे। जैसे पहली वजह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, जबकि मंडल कमीशन में ऐसा रिकमेंडेशन नहीं था, क्रीमी लेयर की वजह से जो टॉप सर्विसेज होते हैं उसके जो क्वालिफिकेशन होती है, अर्हता होती है, रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होती है, वहां पर हम कई लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके वजह से कुछ सर्विस ग्रुप ए के सर्विस हम नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि एक लेटरल एंट्री होता है, जैसा कि रांची से गुप्ता साहब ने बताया। लेटरल एंट्री जो है इतना घातक है भारत में अभी, जो मोदी सरकार ने लाया है। इसमें SC ST OBC किसी को रिजर्वेशन नहीं है। बाकी जगह SC ST की स्थिति हमसे बेहतर है, बहुत बेहतर है, वो अपने कोटा से ऊपर है, लेकिन हम नहीं है। लेकिन लेटरल एंट्री जो है भारत के टॉप जो है, शायद G16-17 में उसकी नियुक्ति होती है, तो वहां पर जो है किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं है, और वहां वो हमारे लिए सबसे घातक है। दूसरा जो है, जो हमारी नियुक्ति होती है वो सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा होता है। जैसे मैं रेलवे से हूँ तो IRB से होता है, SSC से होता है। तो नियुक्ति दो तरह से होता है, एक तो होता है ओपन होता है और दूसरा डिपार्टमेंटल होता है। तो डिपार्टमेंटल की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं ग्रुप C में ट्रांसलेटर में था, तो और मेरी योग्यता थी LLB। तो हमारे यहाँ रेलवे में है कि दो तरह से आप लॉ डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। एक डायरेक्ट RRB से, तो RRB में 27% रिजर्वेशन है, लेकिन जब हम डिपार्टमेंटल आएंगे तो रिजर्वेशन नहीं है। तो ग्रुप C में और ग्रुप B में दो जगह जो है डिपार्टमेंटल से जो बहाली होती है वहाँ रिजर्वेशन नहीं है, तो वहाँ पर आपको जनरल के रूप में जाना पड़ता है। तो हम जो 27% नहीं प्राप्त किए, पहला तो ये हो गया क्रीमी लेयर, दूसरा हो गया डिपार्टमेंटल सिलेक्शन में हमें रिजर्वेशन नहीं है, दो वजह। तीसरा, अभी जस्टिस ऐश्वर्या साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट पे दो तरह के जजमेंट आए हैं। एक जजमेंट ऐसा है कि यदि आप रिजर्व कम्युनिटी के लोग हैं और आपकी सिलेक्शन जो है मेरिट पर होता है, जैसे मान लीजिए कट ऑफ 70% है, आपका मार्क्स आता है 75%, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपका जो वैकेंसी जो है आपके कोटा है उसमें नहीं होगा, आप जनरल में आएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी बहाली मेरिट पर होती है तो आपका जो सीट है, आपका मान लीजिए 30 सीट उसमें था, तो 30 के अगेंस्ट में आपकी नियुक्ति नहीं होगी, आपके जनरल के जो कोटा है उसमें होनी चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया है कि ऐसा नहीं होता है, मेरिट वाले लोगों को भी कोटा में रख दिया जाता है, तो वहां पर मारा जाता है।
इस तरह की कई बातें हैं जिसके वजह से जो हमें संविधान प्रदत्त 27% आरक्षण मिला था वहाँ नहीं मिल पाता है। बस मैं इसी इशू पर रखना चाहता हूँ। और दूसरी बात, अभी हमारे भी तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। साथी दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात बताता हूँ। यहाँ जितने भी लोग आते हैं ना, हम लोग सब स्पीच देते हैं, समझते हैं। और जो निचोड़ मैंने निकाला, काफी देर से सबकी बातें सुनी। ये मेरे भाई बैठे हुए हैं बराबर में, इन्होंने एक बात करी, मेरी समझ में आया कि ये बोले कि हमें हिंदू बना दिया जाता है। अभी एक भाई ने स्पीच दी, उन्होंने ये कहा कि हिंदू राष्ट्रीय बनाना है ना। हम यहाँ सारे के सारे मिलकर के देखते हैं, चिल्लाते हैं, और एक पॉइंट ये निकल के आया कि लाखों संगठन बना रखे हैं। ये सब जब तक बंद नहीं होंगे, आप लोगों का कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ सवाल उठा देते हैं यहाँ पे सारे आकर के। 3 घंटे में हमने सवालों का जवाब ढूंढा, तो मुझे लगता है हमें बोलना नहीं चाहिए था। हमारे जो बड़े बैठे हैं उनको बोलना चाहिए था, और हम सबको उसका हल निकालना चाहिए था। हमने यहाँ 3-4 घंटे बैठ करके सब खराब कर दिए। खराब इसलिए होते हैं कि हम सब बोलते हैं, और वही काम मैं कर रहा हूँ, बोलने का मजबूरी में। तो हमें बस आपको सुनना चाहिए था, और यहाँ पर बैठ करके हमें समाधान निकालना चाहिए था। जब तक हम लीडर बनना नहीं छोड़ेंगे, यहाँ हर घर में ना लीडर है, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या जो है ना इस वक्त आज देश में, वो हिंदू मुसलमान है, जिसकी ये सब बातें कर रहे हैं। किसी एक आदमी के पास उसका जवाब है कि कैसे खत्म होगा? इतने सारे बैठे हुए, बताइए, कोई जवाब नहीं देगा। सर एक बात बताओ, मैं आजकल जो है हिंदू लिखना गाड़ियों में स्टार्ट हो गया। हम भारतीय क्यों नहीं लिख सकते? हम क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? हम क्यों शूद्र कर रहे हैं? भारतीय लिखो ना गाड़ियों में, घरों नहीं जा में। रहे। तमाम संगठन जितने बने हुए हैं, तमाम जितने भी बीच में कमेंट ना करें, मेरे साथियों से निवेदन है कि बीच में कमेंट ना करें। हमारे साथी जो बोल रहे हैं बहुत शॉर्ट में बात रखेंगे, उसके बाद से हमारा चेयरमैन का प्लीज ध्यान से सुनिए। अगर मैंने जो बोला क्या गलत बोला? तो ये सारी चीजें आप बोले चले जा रहे हैं, लेकिन उस पर अमल करते हैं क्या आप? बिल्कुल कर रहे हैं। अपनी बात निकालें। अब ऐसा करते हैं, अमल करते हैं, हाँ है ना। और जो अमल करने वाले हैं वो सारे दरअसल मुझे अपना कार्ड दे दीजिएगा, उस पर बैठ करके हम आपस में डिस्कस करेंगे। अब काम करेंगे, इसलिए मैं इसको बात को बंद कर रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा एक ही परिचय दे दूं, मैं सर्व समाज पर काम कर रहा हूँ। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सर्व समाज में काम कर रहा हूँ, जिसमें सभी धर्मों के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब इसी चीज की जरूरत है। ये सारे काम अपने हल हो जाएंगे। 85% की जो आप बात कर रहे हैं वो तभी होगा जब आप हिंदू मुसलमान छोड़ देंगे। वो आपको इसी बात पे लड़वा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। भारत के विभिन्न स्थानों से एक अच्छी खासी दूरी तय करके इस सम्मेलन में आए हैं। जितने लोग भी आज अभी पोस्ट लंच सेशन में, ब्रेक लंच से पहले वाले सेशन में बोले हैं, वह सब सुनने के बाद एक ही बात सबके ध्यान में आती है और निष्कर्ष यही निकलता है कि समस्याएं हमारी सबकी 85% मूल निवासियों की एक ही है, और जो त्रस्त है 15% उन सामंतवादी मनुवादी व्यवस्था या ब्राह्मणवादी व्यवस्था से सभी आक्रोशित भी हैं और त्रस्त भी हैं। हजारों लाखों नहीं तो कम से कम कई हजार संगठन सामाजिक न्याय पर कार्य कर रहे हैं, और सभी अपने सम्मेलन भी आयोजित कर रहे हैं। सभी अपने पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र या जो भी मीडिया का साधन उनके पास है, उससे इन सभी समस्याओं पर प्रकाश डाल रहे हैं।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन समस्याओं से अवगत न हो। अगर इन समस्याओं से कोई जानकार नहीं है या अवगत नहीं है तो वो है हमारा वो समाज जो देहातों में सुदूर उन स्थानों पर है जहां पर ये बातें नहीं पहुंच पा रही हैं। हमारे संगठन शायद वहां तक वो चौपाले नहीं लगा पा रहे हैं जो चौपाले जो बातें हम शहरों में बैठकर कर लेते हैं, चाहे वो एसी हॉल हो और या बड़ा सामियाना हो, चाहे वो रामलीला मैदान में बहुत बड़ा जो है व्यवस्था करके किया जाता हो। सवाल ये है कि हम इन पर जितना खर्च कर रहे हैं, मैंने देखा है कि रामलीला मैदान में हम लोगों ने उतने खर्च किया है, उससे ज्यादा कहीं यदि हम अपने उस समाज के ऊपर खर्च करते जो अभी तक अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना तो दूर, उनको मामूली सी जानकारी भी नहीं है कि उनका सामाजिक अधिकार क्या है, उनका संवैधानिक अधिकार क्या है। सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस इसी बात के लिए इसका गठन हुआ था कि सभी संगठन एकत्रित होकर एक मंच पर आ जाएं और एक मंच पर आकर अपनी आवाज को उठाएं। परंतु सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस को भी शायद उन्हीं हजारों संगठनों में एक संगठन मान लिया गया है और एक भारतीय संगठन की मान ली गई है, जबकि मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि ये सारे सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस कोई अलग से संगठन नहीं है, ये संगठनों का संगठन है। संगठनों का संगठन का तात्पर्य ये है कि यह प्रतीक है इस बात का कि सामाजिक न्याय पर कार्य कर रहे सभी संगठन की आवाज एक साथ चले। जितने भी संगठन अपने अपने सम्मेलन करते हैं, चाहे वो सम्मेलन बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, काम एक ही करते हैं, लेकिन यदि वो संगठित होकर उस कार्य को करेंगे और जो हमारे समाज का जहाँ पर चोट होना चाहिए, जिसको बचाना चाहिए, जिस एक चीज को बचाने से पूरी चीज को बचा सकते हैं, पूरी चिंता दूर कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है। आज पूरी दुनिया में पक्ष हो विपक्ष हो, हमारे दोस्त हो दुश्मन, सब बोलते हैं लोकतंत्र बचाओ, परिवार का। और हम जब जाते बहुत आश्चर्य होता है कि इस देश में छत्र विद्वानों ने लोकतंत्र को भी अधूरा डिफाइन किया। अब एक बार डिफाइन करना चाहेंगे जो हमारे जस्टिस सामने बैठे हैं, तो आज हमारा वक्तव्य भी आपको समर्पित है कि बाबा साहब अम्बेडकर लिखते कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी द वे ऑफ गवर्नेंस बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल which brings the revolutionary change in social and economical status of the people without any bloodshed. That's for democracy. ये लोकतंत्र जो है और ये सिर्फ सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। और बड़े खेत के साथ कहना चाहता दुनिया में तो बहुत तरह की डेमोक्रेसी है। इंडिया है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अमेरिका है रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, इंग्लैंड भूटान इट है मोनार्की डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में दो चीज है कि दो में डेमोक्रेसी में जनता पीपुल सब कुछ है, सबसे बड़ा पीपुल है, मालिक पीपुल है। और जितने भी हम डेमोक्रेसी में सरकार में बैठे लोग हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जस्टिस हैं, जो भी सरकारी वेतनभोगी हैं, जिनका भी पेमेंट सरकार के खजाने से रिलीज होता है, वो सब सीधे तौर पर जनता के नाम। हर पूरे देश की जनता, जैसे मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूं, पूरे क्षेत्र की जनता ने हमें वोट दिया न दिया हो, 1 लाख वोट मिला, 27,000 से विधायक बना, लेकिन पूरे क्षेत्र की जनता का वोट हमें मिलता है क्योंकि हमको सरकार के खजाने से मिलता है। सरकार का खजाना डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से बढ़ता है, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो चाहे इनकम टैक्स के रूप में। तो जनता हमें वोट भी देती है और नोट भी देती है, जनता के नौकर। और इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम नौकरों के बच्चे दून स्कूल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और हमारे मालिक जो हमें वोट और नोट देकर विधायक सांसद बनाते हैं, उनके बच्चे खिचड़ी वाले स्कूल में खिचड़ी चाट रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। हम नौकरों के बच्चे का हमारा इलाज सुपर स्पेशल अस्पतालों में होता है। अभी हमारी माँ का हार्ट अटैक हुआ,
ये मैक्स साकेत में उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन जिसने हमें विधायक बनाया, जिसने हमें सांसद बनाया, उनकी मां दम तोड़ रही रेफरल अस्पतालों में, सुविधा विहीन अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में दम तोड़ रही। बड़े दुख के साथ कहना था, देश का एक भी यूनिवर्सिटी, दुनिया की 100 टॉप यूनिवर्सिटियों में भारत की किसी यूनिवर्सिटी का नाम, स्कूल के हालात है, इसके सॉल्यूशन बताऊंगा बस 1 मिनट में, कि इसके हालात है, स्कूल के टीचर तो दूर, वहां के चपरासी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। सरकारी अस्पतालों की स्थिति है कि सरकारी अस्पताल का डॉक्टर भी अपना इलाज प्राइवेट में कराता है। तो हम कह रहे हैं हमको डेमोक्रेसी, ये जनता का राइट है, उसको बराबर का होना चाहिए। दूसरी चीज कहना चाह रहे, इंडिया इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम देयर इज नो एनी इलेक्शन फॉर द पीएम सीएम। Who will be the next PM and CM? It will be only decided by the newly elected MP and MLA. How can any organization, any political party, any person, any committee, before parliament and assembly election announce this and this that? तो हम इस रोस्टर सिस्टम को जो है, हमें ये अभियान चलाना चाहिए सभी संगठनों को कि हम इस रोस्टर सिस्टम को अमान्य करते हैं, और जो पहला क्रमांक है जो है वो एक लॉटरी सिस्टम उसमें होनी चाहिए। जब भी पोस्ट निकले एक कमेटी हो कि पहला जो है लॉटरी सिस्टम से जिसका भी आ जाए, समान का आ जाए समान को हो जाए, बैकवर्ड का आ जाए बैकवर्ड का हो जाए, एससी का आ जाए एससी को हो जाए। इस तरीके से रोस्टर सिस्टम को करना चाहिए ताकि जो है हमारी पोस्टें जो है जो छीनी जा रही है, ये पोस्टें न छीनी जाए। मैं एक चीज और बता दूं, उत्तर प्रदेश में 2019 को जो शासनादेश हुआ है रोस्टर सिस्टम का, वो शासनादेश देखने में बड़ा अच्छा लगता है। उसमें पहली पोस्ट अनुसूचित जाति को है, दूसरी भी रिजर्व है, तीसरी भी रिजर्व है, परंतु इम्प्लीमेंटेशन जो है केंद्र के अनुसार हो रहा है। केंद्र के रोस्टर में तीनों पोस्टें जो है अनरिजर्व है। तो शासनादेश जरूर उत्तर प्रदेश सरकार ने बना दिया है, परंतु इम्प्लीमेंटेशन केंद्र से हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमारे पॉलिटिशियन को जो है समझना है, पॉलिटिशियन को उठाना है। पॉलिटिशियन मैं तो यहाँ उदाहरण देना चाहूंगा, मैं जिस जिले से आता हूँ, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी समाज के जो है थे और जनसंघ के वो जो है कभी सांसद हुए, बाद में कांग्रेस के सांसद हुए। और जब कांग्रेस के सांसद हुए तो इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और पार्लियामेंट में उन्होंने ये कहा कि इंदिरा जी आप जातिवाद कर रही हैं, आप ब्राह्मणवाद कर रही हैं, और इस देश में आज तक कोई राज्यपाल जो है एससी का नहीं है। इसके बाद जो है इंदिरा जी को एससी का राज्यपाल जो है बनाना पड़ा था। ये हमारे जो है स्वामी ब्रह्मानंद जी जैसे लोगों की हिम्मत थी जो है। इसी तरीके से जो हमारे और पॉलिटिशियन रहे, जैसे चौधरी चरण सिंह जी, मैं यद्यपि वो उस समय ओबीसी में नहीं थे, परंतु जब आगरा में जो है जाटों का संग्राम हुआ जो है, तो उसमें गलती जाटों की थी। तो सरकार के जो लोग थे वो जाटों को बचाना चाहते थे, परंतु चौधरी चरण सिंह ने कहा नहीं, ये गलत है और जाटों लोगों ने गलत किया है, जाटों को मारा है, इसलिए जो है ऐसा आदमी जब शासन में बैठेगा। परंतु दुख है हमें जो है कि हमारे जितने भी जो है, चाहे वो एससी के मुख्यमंत्री आए हो, चाहे ओबीसी के मुख्यमंत्री आए हो, ये भावना हमें देखने को नहीं मिल रही है। और यही कारण है कि आज जो है ओबीसी 2 धड़ों में बढ़ता हुआ चला जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश का। इसको संभालना होगा जो है, और इसको वही संभाल सकते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जो पहला सवाल जो 4 तर्क है कि पिछड़ों को लेकर के, खास करके कि क्यों जातीय जनगणना को लेकर के, मैं कहूंगा अगर हम ये जातीय जनगणना के सवाल को उठा करके जमीन पर ले आए और इस पे हम मतलब सफल हो गए कि सरकार ये मान लेगी कि जातीय जनगणना करेगी, तो मैं ये समझता हूं कि सामाजिक न्याय का विमर्श एक दूसरे पैदान पे चला जाएगा। लेकिन मुझे लगता है उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सामाजिक न्याय का जो ये जातीय जनगणना का जो विमर्श है, सारे लॉजिक, संविधान, रैशनल जाति जनगणना के पक्ष में रहते हुए भी हम लोग जाति जनगणना नहीं करा पा रहा। बताइए कितना ब्रेजन और नेकेड और क्रूड तरीके से जो सत्ता में बैठे हैं, या जो उसमें सब है, ब्यूरोक्रेसी भी है, मीडिया भी है, जातीय जनगणना के तमाम लॉजिक और रैशनल को डिफाई करते हुए
बिल्कुल ही नहीं करने दे रहे। तो वो तर्क क्या देते हैं? तर्क ये देते हैं कि ठीक है, वो मान लेते हैं कि दलितों या के खिलाफ अनटचेबिलिटी का एक प्रावधान रहा है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन पिछड़ों को नहीं मिलना चाहिए। पहला तर्क उनको है, क्योंकि उनके साथ छुआछूत की भावना नहीं हुई और इनको नहीं मिलना चाहिए। वो एक तर्क देते हैं, तो जातीय जनगणना क्यों करोगे, फिर से आरक्षण का हो जाएगा, उनको एक डर है, बोलते नहीं है लेकिन एक तर्क देते हैं। दूसरा तर्क देते हैं कि इससे बहु मेजोरिटेरियनिज्म बढ़ेगा, कि आप जातीय जनगणना कर लेंगे तो बहुतुल्यवादी राजनीति लोकतंत्र में ज्यादा होने लगेगा, मेजोरिटेरियनिज्म हो जाएगा। तीसरा वो कहते हैं कि जब जो जातियों के अंदर का जो ये विमर्श है कि सभी जो ओबीसी के अंदर का जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि कोई एक जाति ने ज्यादा ले लिया, कोई एक जाति को कम मिला, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति जिसका शिकार हुआ है सामाजिक न्याय, मुझे लगता है उसमें जो एक तरह का द्वंद्व आता है, उस द्वंद्व से हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि कोई हमारे पास जनगणना है नहीं जिसके आधार पर सबको ये लगता है, हर एक जाति को लगता है कि फलाने जाति को ज्यादा मिल गया है, उसको हमको ज्यादा कम मिल गया है। ये तमाम चीजों का जो तर्क वो देते हैं। और चौथा तर्क ये देते हैं कि इससे हिंदुत्व कम नहीं होगा, यानी सामाजिक न्याय की लड़ाई से हिंदुत्व कम नहीं होगा। ये चार तर्क उदारवादियों का है, जो अपने आप को तो कहते हैं प्रोग्रेसिव है, लेकिन जहां सामाजिक न्याय की बात आएगी ये चार तर्क दे करके जातीय जनगणना के और सामाजिक न्याय की लड़ाई को कम हाकने की कोशिश करते हैं। हमें ये चारों तर्क बिल्कुल आप देखेंगे तो बिल्कुल कहीं नहीं स्टैंड करता है। इसलिए हम लोगों का जो पहला होना चाहिए कि खास करके हमारे बहुत सारे टीचर आरक्षण की वजह से यूनिवर्सिटीज में एक अच्छी खासी संख्या आई है, वो हम लोग लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं और तमाम चीजों पे लड़ रहे हैं, लेकिन हमको सड़क पर इस पे आने के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम लोगों को एक साथ लेकर के आगे चलना पड़ेगा साथियों। और मुझे लगता है कि जो जहां हमारी सरकार है, खास करके छत्तीसगढ़ में, वहां पूछ सकते हैं या जान सकते हैं, हमने तमाम जातियों का, तमाम एजेंडा को लेकर के, तमाम जातियों का, तमाम बहुजन को लेकर के, उनके प्रतिनिधित्व का हम बिल्कुल ही ख्याल रखते हुए जैसे जैसे जो नेशनल है, लॉजिक है, संवैधानिक प्रावधान है, उसको हम लेकर के चल रहे हैं। आगे जो भी हम लोग का लगातार इस पर काम चलता रहेगा, चुनाव में भी चल रहा है और आगे पार्टी की तरफ से, और जो भी है सारे का कोई हम लोगों की तरफ से आएगा, कोई हम लोग एक साथ कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल हम लोगों को अच्छा लगेगा कि सामाजिक न्याय के मुद्दे को हम लोग बिल्कुल ही केंद्रित करके कर सकते हैं। धन्यवाद। आयोजन करता है तो राष्ट्रीय सामाजिक न्याय सम्मेलन या इस तरह का कोई नाम कर दिया जाए ताकि ये पता चले कि एसआरए के तहत ही सब हो रहा है, और आयोजक कोई भी हो, लेकिन एसआरए के बैनर तले ही कार्यक्रम होने चाहिए ताकि हमारी मजबूती रहे कि हम एक हैं, यूनिटी को परिलक्षित करेगी। अभी हम क्या करते हैं कि हम कई जगह गए हैं तो वहाँ पे मैंने देखा कोई सामाजिक न्याय आंदोलन के नाम रख रहा है, कोई अन्य नाम रख के इस तरह से करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज तो सारे लोग बैठे हैं तो एक ऐसा नाम दें, जैसे आज लोगो मैंने देखा, पिछली मीटिंग में ये बात उठी थी तो उसमें ये आया था कि भाई इसका एक लोगो होना चाहिए, तो वो लोगो आज मुझे प्रदर्शित हो रहा तो बड़ा अच्छा लगा, और मैं इसके लिए जिन लोगों ने ये तैयार किया है उनको बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो यही मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफार्म एसआरए बनाया गया है, अच्छी बात है, लेकिन जो एक राष्ट्रीय सामाजिक न्याय सम्मेलन है इसको भी स्थिर कर दिया जाए कि यही रहेगा। आयोजक मंडल चाहे जो हो, जो संगठन चाहे वो अपना आयोजन कर सकता है, और इस तरह से इसका विस्तार किया जाए। इसकी कमेटियों का गठन भी किया जाए, और उसमें जैसा कि अभी श्रीकांत पाल जी ने कहा था कि अलग अलग सामाजिक संगठनों को जो जिसमें पारंगत है उन्हें जिम्मेदारी दी जाए और उनकी रिपोर्टिंग की जाए ताकि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मीडिया का इसमें सबसे अहम रोल है। हम देखते हैं कभी कोई घटना होती है और जब वो मीडिया में वायरल होती है, सोशल मीडिया में, तो उस पर एक्शन होता है, सरकार भी सत्ते में आ जाती है कि हमें इस पर कुछ ना कुछ करना है,
नहीं तो जन आंदोलन छिड़ जाएगा। तो इस पे मीडिया का जो है विशेष ध्यान दिया जाए। और बाकी तो ये जो सारी बातें हुई गई हैं इसमें कुछ बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये पुराने जमाने से ये चला आ रहा है कि जिसके पास ताकत होती है उसको मिलता है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जो ओबीसी का जो आंदोलन है वो हमारा कमजोर है। इसीलिए जो अधिकार संविधान में बाबा साहब ने लिख दिए या हमारे जो बड़े नेता थे सामाजिक न्याय के, जिनके आंदोलनों के चलते महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, जो हमें संविधान में भी अधिकार मिले। मैं पिछले 3-4-5 घंटे से यही सुन रहा हूं कि यहाँ आरक्षण नहीं मिल गया, वहां यहाँ छीन लिया, उधर ये हमारे साथ बेईमानी हो गई, उधर शोषण हो गया। ये तमाम चीजें सुनने को मिल रही हैं, जबकि आप सबसे बड़ी संख्या में, अगर सिर्फ हम तो सारे पिछड़े वर्ग की बात करते हैं हमारे जस्टिस साहब, अगर उसमें शेड्यूल कास्ट जोड़ लें, शेड्यूल ट्राइब जोड़ लें, तो ये करीब करीब 120-30 करोड़ की आबादी बन जाती है। सिकंदर महान जब अपने घर से निकला, बहुत छोटे से देश का राजा था, तो वहां के जो दरबारी थे या सेनापति थे उसको एक मंदिर में ले गए, ग्रीस में, यूनान में, और वहां मंदिर में एक गांठ रखी हुई थी, बड़ी उलझी हुई रस्सी की गांठ बांध रखी थी, और ये कहा जाता था कि जो इस गांठ को खोल देगा वो दुनिया में राज करेगा। तो सिकंदर जो मैसेडोनिया ग्रीस का राजा था, उससे कहा गया कि जी आप भी ट्राई मार लो, खुल के दिख लो, शायद आपसे बात बन जाए। तो सिकंदर ने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है। उसने अपनी तलवार निकाली और वो गांठ पे मार दी, गांठ खुल गई। तो बहादुरी से गांठ खुली। अगर वो उसमें उलझ जाता, खोलने की कोशिश करता रहता, तो उससे पहले सैकड़ों आए थे और चले गए थे। भगत सिंह जी भी यही कहा करते हैं, दुनिया मंदी जोरानू, लखलानत कमजोरानू। और मेरे सामने सुभाषिनी जी बैठी हुई हैं, जो हमारे जो सामाजिक न्याय के मंडल बसीहा और सामाजिक न्याय के, हमारे बीच में कप्तान साहब भी आ चुके हैं, कप्तान अजय जी, जो कांग्रेस के ओबीसी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं और पूरे देश में घूम के ओबीसी की या सामाजिक न्याय की लड़ाई को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। बहुत अच्छे परिवार से हैं, कैप्टन अभय सिंह इनके पिताश्री, बहुत उन्होंने काम किया। एनीवे, तो मैं अपनी बात कह रहा था। तो असली चीज यह है कि ताकत बनानी होगी। अब मैं सुबह से जब से यहां पे हूं, मैं एक ही बात को देख रहा हूं, सिर्फ आरक्षण। हमारे सामने जो हमें शरद यादव जी ने बताया, जो उससे पहले मेरा सौभाग्य था जस्टिस साहब, आपको मैंने बता रखा है कि मैं मंडल जी के साथ भी रहा था जब वो मंडल कमीशन के चेयरमैन नहीं भी बने थे, वो सिर्फ एक सांसद के रूप में थे यहाँ पे दिल्ली में। जो लक्ष्य है हमारे आंदोलन का वो सिर्फ आरक्षण नहीं है। लक्ष्य ये है कि हमने ओबीसी समाज को समता दिलानी है हर स्तर पे। नौकरियों में, शासन में, प्रशासन में भागीदारी होगी, उससे हमें बल मिलेगा, ये बात सही है। लेकिन हो क्या रहा है जस्टिस साहब, कि जितने आंदोलन चलाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं नौकरियों से जुड़े हुए हैं, या उनके बच्चे नौकरियों के लिए कोशिश कर रहे हैं, या वो नौकरी करके आए हैं, या वकील हैं, या मेरे जैसे डॉक्टर हैं, या इंजीनियर हैं। तो वो अंधा बांटे रेवड़ी, मुड़ मुड़ खुद को दे। तो हम सारे समय में सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार साहब को, मंडल जी को याद करते हुए जस्टिस ईश्वरैया एंड जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव and all esteemed and privileged people who are attending this conference. मैं 2 ही मिनट में अपनी बात रखूंगा. These days people from Andhra Pradesh are over here. The most important issue is 2024 elections and the future of backward classes. आपने जो खुद अपना दिया है उसमें बैकवर्ड क्लासेस के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है, राइट इन द रिजर्वेशंस. डॉक्टर रतन लाल इज सिटिंग हियर. दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरह से हिंदू कॉलेज में ओबीसी के प्रोफेसर समरवीर सिंह को सुसाइड करना पड़ा, और ऐसे सुसाइड सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रोहित वेमुला से लेकर आज तक चल रहे हैं. आपके बच्चे, उनका भविष्य दांव पे. तो ये सारा चीज तय होगा
कि 2024 में कौन सत्ता में आता है, और उसकी शुरुआत 2023 में तेलंगाना में जो चुनाव या जो और अन्य राज्यों में चुनाव होगा वहीं से होगी। We have had, Justice Ishwaraiya is here, 3 conferences of backward classes in Hyderabad on 11th of April, on 12th of June and 15th of July. और 15th of July में स्टूडेंट्स का कन्वेंशन था, और सभी जगह ये एक दिशा मांगी जा रही है। एंड माय रिक्वेस्ट टू SRA इज दैट प्लीज गिव अ डायरेक्शन। आपके दोस्त कौन है, इस चुनाव में क्या करना है बैकवर्ड क्लासेस को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। ये सिर्फ आपके भविष्य की बात नहीं है, आपको अगला चुनाव देखने को मिलेगा कि नहीं, वोट देने को मिलेगा कि नहीं, आप रहेंगे कि नहीं, ये सारे प्रश्न है सामने में। और तेलंगाना इज अ वेरी अपॉर्चुन प्लेस वेयर बैकवर्ड क्लासेस इज राइजिंग। द एंटायर डॉक्टर आला इज सिटिंग, सत्यनारायण जी अभी बोले, और लक्ष्मण इज most of my friends, they know that in Telangana, and I would request Congress party people and others to take more active initiative. When Mandal Commission was implemented, 3 things happened. One is privatization, so that your reservation goes away. निजीकरण, क्योंकि आपका आरक्षण 0 हो जाए। और आरक्षण डॉक्टर साहब सिर्फ नौकरियों का सवाल नहीं है, IAS IPS कौन बनेगा, सत्ता किसके हाथ में रहेगी, वो भी सवाल है वहां। और दूसरा है कोलिजियम सिस्टम, राइट उसी दिन शुरू हुआ। और तीसरा है EVM। तीनों जो है हमारे जो हक और हुकूक को खत्म करने के लिए पर्याप्त है, और उसके लिए इकट्ठे होकर अगर नहीं लड़ेंगे तो बहुत ही एक खराब मैसेज समाज को जाएगा। और मैं आपको सूचना दे दूं, हमारे जो विशेष पार्टी है जो जाति जनगणना नहीं करा रही है, उसके लिए जनगणना ही रोक दी है। उन्होंने हमारे बीच से सोशल एक्टिविस्ट को पैसे देकर सभी सोशल मीडिया पर अपने लिए नैरेटिव कर रहा है। उनका नैरेटिव क्या है, कांग्रेस इतना खराब था इसलिए बीजेपी अच्छा है। ये नैरेटिव को हमें झुटलाना होगा। हमें कांग्रेस से और बीजेपी का कंपैरिजन नहीं चाहिए हमें, और न ही हम समाजवादी पार्टी के हमारे सम्माननीय राजकुमार भाटी जी, लोटन निषाद जी, सभी लोग बैठे हैं। हमें यह देखना है कि हमारे समाज का हक क्यों कौन बचाएगा।